बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, तारीख़ इंसानी गवाह है कि इंसानी तहजीब हमेशा पानी किनारे पनपती है। आप किसी भी तहजीब का मुताला कर लें तो पानी की दस्तयाबी, इनकी आबादी और किल्लत बर्बादी का इस्तारा नजर आएंगे। बदकिस्मती से हमारा देश दुनिया की कदीम तरीन वादी सिंध और गंधारा तहजीबों का अमीन इस वक्त पानी को लेकर हमाजहत चैलेंजेस का सामना कर रहा है, जिसमें हालिया इजाफा भारत की तरफ से आबी जारहियत का ऐलान है, जो ना सिर्फ बैनुल अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है बल्कि इंतहाई गैर इंसानी इकदाम भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2004 में पाकिस्तान को 11% पानी की किल्लत का सामना था, जो इस साल 31% तक बढ़ने का खदशा है। जबकि IMF के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना पर कैपिटा पानी की दस्तयाबी साल 2009 में 1500 क्यूबिक मीटर थी, जो साल 2021 में गिरकर 1017 क्यूबिक मीटर रह गई। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि पानी की किल्लत हमारी बका और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कितना संगीन मामला बन चुका हुआ है। पाकिस्तान अपने पानी का 97% हिस्सा ज़राअत, जबकि 3% हिस्सा घरेलू सनती और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी में इस्तेमाल करता है। ये बराह रास्त इंदिया है कि वाटर सिक्योरिटी से हमारी ना सिर्फ मईशत जुड़ी है बल्कि ये बराह रास्त जिंदगी और मौत का मसला है। इसी इसना में एक बड़ा चैलेंज माहौलियाती तब्दीली का भी हमारे सामने है। एक तखमीने के मुताबिक पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली की वजह से सालाना $26 बिलियन का नुकसान बर्दाश्त करता है। अब 2022 के सैलाब को ही ले लें, जिससे हमारी 1/3 आबादी बराह रास्त मुतासिर हुई, 1739 जानें ज़ाया हुई, 80 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइव स्टॉक का नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। अब इस सारे स्नेरियो में अगर भारत यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहदा तोड़कर पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत का ऐलान करता है तो यह किसी भी तौर पे ऐलान जंग से कम नहीं है, क्योंकि हमारे लिए 25 करोड़ इंसानों की बका का सवाल है। पाकिस्तान वो हर इकदाम करेगा जो ऐसी जारहियत का रास्ता रोक सके, चाहे फिर वो कानूनी महाज पर हो या सरहदी महाज पर हो। और यही वजह है कि हम कह चुके हैं, हमारी हुकूमत कह चुकी है, हमारी मिलिट्री कह चुकी है, हमारी कौम कह चुकी कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत जारी रखता है हिंदुस्तान तो हम सब इसको मिलकर एज अ एक्ट ऑफ वॉर लेंगे। नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए मैं स्टूडियो में ज्वाइन किया PMLN से जनाब राना एहसान अफजल साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब फैसल चौधरी साहब ने। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। राना साहब, लेट्स स्टार्ट विद यस्टरडेज ब्रीफिंग। क्या हुआ ब्रीफिंग के अंदर? क्या था कि जो कौम के लिए समथिंग न्यू, कोई कौन सा पैगाम, कौन सी इंफॉर्मेशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे ख्याल से जो पैगाम था वो ये था कि कौम जो है और जितनी भी जमातें हैं वो पाकिस्तान के जो फ़ौज है उसके साथ खड़ी हैं। जो दुश्मन है इस वक्त और जो भारत और मोदी सरकार जिस तरह की बारबरियत की जो है वो कोशिश कर रही है, जब पानी के लिहाज से अगर बात करें, पहली दफ़ा पानी को एज ए वेपन इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसको रद्द करती है और एक आवाज़ है। तो ये मैसेज जो था वो बड़ा ज़रूरी था। फिर ऑब्वियसली जो दीगर जमातें हैं उनकी इनपुट, एक मुशावरत, एक इंटरेक्शन। वाज इट मीडिया स्ट्रैटेजी के लिए थी ये मुशावरत और व्हाट? ये देखिए, मेरे ख्याल से जस्ट टू काउंटर द नैरेटिव ऑफ इंडिया। नहीं, देखिए, काउंटर नैरेटिव ऑफ इंडिया की बात नहीं है। बात ये है कि एक इशू है इस वक्त बना हुआ और पूरी ह्यूज इशू। तो इसके अंदर जो है वो सब जमातें जो हैं उनके लिए एक ब्रीफिंग, एक इंफॉर्मेशन और उनका फीडबैक और एक मैसेज देना, यूनिटी का मैसेज देना, इत्तेहाद का मैसेज देना, ये पैगाम था, ये मकसद था और मेरे ख्याल से वो अचीव हुआ। ज़्यादा बेहतर नहीं, देखिए, बेहतर होता अगर PTI होती, ये बात हुई और उस वक्त दीगर जमातों ने इसके ऊपर अपना राय दिया कि हमें कोई तनकीद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो होती साथ तो बहुत बेहतर मैसेज जाता और इनको आना चाहिए था। लेकिन जो है फिर भी हम समझते हैं कि इस वक्त इत्तेफाक का टाइम है हमारे पीपल्स पार्टी के दरमियान में, JUIF के साथ और दीगर जमातों के साथ आपस में बहुत सारे इख्तलाफात हैं, बहुत सारी मांगे हैं जो पूरी नहीं होती, बहुत सारे कोऑर्डिनेशन के इश्यूज हैं, मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज हैं। लेकिन जब दुश्मन की बात आती है तो सब एक हैं। दिस वाज द पॉइंट। कल होना नहीं चाहिए था तहरीक इंसाफ को पार्ट ऑफ दैट ब्रीफिंग? देखिए, बात ये है कि ब्रीफिंग आप क्या दे रहे हैं ब्रीफिंग में, और दीगर अपोजिशन जमातें कौन कौन सी थी?
पहले तो ये भी सवाल है ना कि आप अपोजिशन को सबसे पहले माहौल बनाना होता है। गवर्नमेंट जो है एक साइड के ऊपर वो पीटीआई को इमरान खान साहब की ट्वीट के बाद मैं समझ रहा था कि इस मौके के ऊपर भी गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा कुछ सियासी अखलाकियात का मुजाहरा करेगी, लेकिन ये उन्होंने नहीं किया। उसके बाद आप दहशतगर्दों को क्यों ब्रीफिंग में बुलाते हैं? देखिए दहशतगर्दी के पर्चे हैं ना हमारे वर्करों के ऊपर, हमारे लीडरों के ऊपर, ठीक है। आप दहशतगर्दी में हम तो मुल्क दुश्मन है, तो आप हमें क्यों बुलाते हैं? ठीक है, आपने वो ब्रीफिंग रखी तारट के सामने। नहीं, ये दहशतगर्द सारी असेंबलीज में भी है ना भाई, तो दहशतगर्द असेंबली में है वो तो नहीं चाहिए ना। आपको तो सिर्फ वही चाहिए ना जो फॉर्म 47 के महबे वतन है। फॉर्म 45 वाले तो दहशतगर्द हैं, जिन्होंने वोटें दी वो भी दहशतगर्द हैं, जिन्होंने वोटें ली वो भी दहशतगर्द हैं, जिन्होंने उस पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा वो भी दहशतगर्द है, जो उस पार्टी का लीडर है वो भी दहशतगर्द है, हम भी दहशतगर्द हैं। हम तो जो है उनको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा ना किसी से कि महबे वतनी का। हम जो साथ साथ पूछते हैं अपनी जला के बैठे हुए हैं, हमारा भी पाकिस्तान उतना ही था, ठीक है। लेकिन वो क्या सिर्फ ये कह देना कि अपोजिशन बवेला ना करे। आप जो काम कर रहे हैं, आज आपने क्या किया, 560 वर्करों की जमानतें हुई हैं। आज मैं आपको बात बता रहा हूँ, 50,000 रुपये गरीब तरीन वर्कर्स हैं, उसके लिए आज प्रोसिक्यूशन ने कहा जी 10 लाख रुपया पर पर्सन आप जमानत दें, ठीक है। 560 तो वो मरवत साहब कह चुके हैं ना कि वो सीएम केपी के अपनी जमीनें बेचकर प्लॉट्स बेच के देते हैं वर्करों की जमानतों के लिए। वो अगर कितना देगा सीएम? मतलब मैं आपको हुकूमत की आपको संजीदगी का आलम इस टाइम के मुताबिक जब एक नेशनल यूनिटी की जरूरत है, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। आप हमारी तो छोड़ देना जी, हम तो जो करना था वो हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे। ये क्या कर रहे हैं? मसला ये है कि बहनों को नहीं मिलने दिया जा रहा, वकला को नहीं मिलने दिया जा रहा। कल फिर तमाशा लगेगा वहाँ पे। आप जा रहे हैं? मैं पिछली दफ़ा काफ़ी तमाशा हुआ है, मैं अब सोच रहा हूँ कि वहाँ पे मेरी तो कोशिश ये थी कि इमरान खान साहब को मैसेज बाहर आना चाहिए जो हिंदुस्तान वाक़े के बाद जाना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ पे कुछ नामुनासिब गुफ्तगू हुई मेरे जाने के बाद मेरे बारे में, तो मैं समझता हूँ कि उसको फिर मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। आई मे नॉट अटेंड इट टुमारो। जहाँ पे नामुनासिब हुई वहीं पे आपके वर्कर के लिए पैगाम भी तो आ जाता है ना, पीटीआई के वर्कर के लिए, आपके तवज्जुह से ही। बस सर वो फिर अब कुछ लोग राणा साहब फैसिलिटेट कर देंगे आपको। नहीं, राणा साहब तो बेचारे खुद को फैसिलिटेट नहीं कर सकते। मुझे पता है फैसिलिटेट अपना कैसे होता हूँ मैं वहाँ पे चला जाता हूँ। मैं लॉयर, आई डोंट नीड एनीबॉडी। एंड राणा साहब जो है इनकी, मुझे आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इनका जो है ना इस्तेहकाक या इनका पावर वो डाला के गेट नंबर 5 से बाहर है, अंदर नहीं है। अंदर चाबी उनकी लगती है, वो इमरान खान साहब की नहीं। इमरान खान साहब के पास वो चले जाते हैं ना, हम तो वो जेल इंतजामिया मेहरबानी करते हैं तो चले जाते हैं। राणा साहब वैसे तो ये आज के एटमॉस्फेयर के अंदर बट इट्स अ सीरियस कंसर्न, व्हाट इज द प्रॉब्लम कि अलीमा खानम साहिबा जाती हैं, वकला जाते हैं, बड़े सीनियर लोग हैं, सलमान अकरम राजा साहब हो जाएं, अली जफर साहब हो जाएं, बैरिस्टर गौहर साहब हो जाएं, चेयरमैन ऑफ द पार्टी, जाते हैं बाहर खड़ा करके पुलिस वापस भेज देती। इवेंचुअली पंजाब गवर्नमेंट आप लोगों की है, फेडरल गवर्नमेंट आप लोगों की है, इवेंचुअली एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। प्रॉब्लम कहाँ पे है, व्हाट इज रॉन्ग? देखें बात ये है कि ये पीटीआई हो गई, जेल इंतजामिया हो गई और अदालत के दरमियान में ये मामला है। हुकूमत की तवज्जो तो इस तरफ है नहीं, और पहले भी नहीं थी और ना मेरे ख्याल से ये कोई इतना कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि ऊपर से इन्होंने ड्रामा करना होता है हर मंगल को और हर जुमेरात को कि जी कौन मिला कौन नहीं मिला। ये चले जाते हैं मिलने तो फिर और लोगों को तकलीफ होती है। वहाँ जाते ही क्यों इतने लोग जब 6 लोगों ने मिलना है? वहाँ 100, 150, 200 बंदा चला जाता है। का नाम था, नहीं जाने दिया नाम। देखिए बात ये या तो जाए ना, जो 6 लोग हैं वो जाएं जिन्होंने मिलना है, बाकी लोग करने क्या जाते हैं? तो मेरे ख्याल से ये अपना इंटरनल, और ये देखिए बात ये कि दिस इज नॉट, ये ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। जेल इंतजामिया, अदालत और पीटीआई, देखिए ये पुलिस डेफिनेटली ना, देखिए बात ये है कि ये अगर इनको नहीं कोई हो रहा तो ये अदालत के पास चले जाएं, अदालत से जो है कंटेम्प्ट के मामला तो बस ठीक है। देखिए बात ये है कि ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि हुकूमत इसको जो है वो बैठी कोई माइक्रोस्कोपिकली देख रही है। ये इररेलेवेंट टॉपिक है, ये पाकिस्तान लेवल पे इट इज इररेलेवेंट सब्जेक्ट कि हम जो है वो इसको कोई वजीर देख रहे हैं या हुकूमत देख रही है। अगर नहीं हो रही तो अदालत से जाके रिलीफ ले लें, लेकिन ये हर मंगल को ड्रामा लगता है।
है, हर जुमेरात को Opposition ड्रामा कौन लगता सी थी है, करो? इनके पास अब यही सियासत रह गई है। देखिए मैं समझता हूँ कि इसके अलावा तो कोई है नहीं। बाकी जो इन्होंने शुरू बात की कर ना, साढ़े तो मिडल साढ़े तो खत्म साढ़े नहीं, तो मैं तो करना ही नहीं चाहता गल, मैं गल करना ही नहीं चाहता। जुमे मंगल ते जुमेरात ये बात टॉपिक की घिसा पिटा टॉपिक जो है, अब ये कौन मिलता है कौन नहीं एंड द मिलता, टॉपिक ना खत्म करें, एक्सेस दे, मिलने दे, मिल रहे हैं, उनका 6 right लोग है, मिल उनका रहे मिलने दे हैं। उनको। देखिए कोर्ट खत्म के कर दे ऑर्डर topic। है, पहले तो नहीं होता मुलाकात था। हो, हाँ। कोर्ट के ऑर्डर है, मुलाकात हो, 6 बंदे मिल रहे हैं या नहीं, हर नहीं मंगल हर मिलते। जुमेरात Last मिल time रहे भी 6 नहीं हैं, मिल रहे ना। चले, यानी कि कितने मुलाकात तो जारी है, अगर नहीं मिल रहे तो अदालत से रिलीफ ले लें, हमारा इसमें क्या जो है कि वो चलें, ये आज से 2-4 साल बाद फिर राणा साहब बैठ के इसके बात करेंगे, फिर आपको नहीं मिलने दिया जाएगा अपने लीडर को, फिर ऐसी गल करांगे अदालत से रिलीफ जाके आपका उसी 5 स्टार कमरे में हाँ वही सर्कल चलेगा हाँ जो ये चला रहे हैं। हाँ। तो बस फिर देख लें। कल ऑपोजिशन से कौन कौन था इन द ब्रीफिंग? JUIF थी, ANP थी, और अच्छा ANP अपोजिशन है? नहीं, जो ANP जो है वो बिल्कुल आपके KPK में तो ऑपोजिशन ही है ना। अच्छा उधर दी। अच्छा और धक्के ना बनाई जा रहे हो। और जो है कि कहते हैं PT, बाकी भी और दीगर जमातें थी, Like? पीपल्स पार्टी थी, People's Party is opposition? पीपल्स पार्टी इज नहीं, और इट वाज जितनी भी जमातें वो थी गवर्नमेंट कम अपोजिशन है। टाइम टू टाइम अपना वो देख लेते हैं कि कहाँ पे जाना है। So it was good event I think, नहीं? नहीं, देखिए बात ये कि एक ऐसा देखिए, प्लेटफॉर्म सबसे था, पहली बात एक है। ऐसा प्लेटफॉर्म था क्या प्लेटफॉर्म जहां था? PTV आपने हेडक्वार्टर में जहां बैठ के आपने वहां पे नहीं, ब्रीफिंग दी, देखिए, अता तारड़ को क्या पता? PTV आपने हेडक्वार्टर की आज बात नहीं ताताड़ है। सब साफियों को लेके गए बॉर्डर पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे लेके। वहां से आप मुझे ये बताएं कि अता तारड़ साहब का कोई इंटरेक्शन है इंटरनेशनल साफियों के साथ? क्या उन्होंने किया? वो उस दिन से रात पढ़ के आए, अंग्रेजी बोल उन्होंने लेते हैं वो। एक काम किया पिछले 10 दिनों में, हाँ। स्टॉक मार्केट में कोई 800 अरब सरमायाकारों को डुबा के चले गए वो। नहीं, वो कहते जंग रुकी उसे एक प्रेशर की वजह से, वरना रात को कम पे आना चाहिए। अच्छा हाँ मतलब सीरियसली टमाहॉक मैंने बड़े सीरियस हेडक्वार्टर रखे ऐसी पीटीवी मैंने सीरियस क्वार्टर पीटीवी हेडक्वार्टर में टमाहॉक रखा हुआ है। किसी को जुत्ता मार लग जाता है, मैंने जुत्ता सीरियसली नहीं सुना है यार। खुदा के लिए मुझे एक बात एक बताएं, अगर opposition अवान में बनाया, आज opposition है। आपने एपीसी क्यों नहीं बोला? इतना अहम मौका, That is the question. अहम That is the question. इतनी अहम मौका है, वज़ीर आज़म ने कौम को एतमाद में लिया, कोई खिताब फरमाया, कोई आए, कोई वज़ीर आज़म जो हैं इनके इतने मसरूफ हैं कि वो जाते नहीं है हेडक्वार्टर। आपने ये हमें कहते हैं ना APC में वज़ीर आज़म ने, कल ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म क्यों नहीं थे? लेट्स टॉक, हाँ, कुछ वॉक द rational- टॉक। आप मुझे ये बताएं, अच्छा जी बात किससे हो रही है? अब इसहाक डार साहब की मसरूफियात, उस दिन मुझे किसी शो उनका जी हंगरी के वज़ीर ख़ारजा से मैंने कहा बहुत पावरफुल मुल्क है। आज इराक के वज़ीर ख़ारजा नोकिया बनाता था अंग्रेजी से। नहीं, नोकिया तो बनाता था भाईजान, 3310 और चीज़ें मिसाइल जंग लगन वाली है पाए ना, एटलीस्ट हंगरी, इसका जवाब नहीं। इराक, देखिए, अपना उसके बाद सोमालिया के वज़ीर ईरान ख़ारजा। पावरफुल है, ईरान तो powerful है। रीजनल एक है ना उनका, है ना, पावरफुल नहीं है, बट ऑब्वियसली दे हैव इन्फ्लुएंस ऑन द बोथ साइड्स। They do. मतलब दे हैव एक्सेस टू बोथ साइड, इन्फ्लुएंस तो इस टाइम पे वही चाहिए ना हमें, कम्युनिकेशन चैनल्स ही ओपन करने ना दिस मोमेंट। तो दोनों मालिक ने, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आई एम नो प्रो वॉर, मैं किसी कभी नहीं चाहूंगा नहीं कि प्रो कोई वॉर। जंग हो। आप मुझे ये बताएं कि आपकी वजारत खारजा ने, आपके वजीर खारजा जो हैं वो आज से 10 दिन पहले तक वो फाइनेंस के मैटर देख रहे थे, अभी भी देख रहे हैं, ठीक है? फाइनेंस मिनिस्टर के काम को उन्होंने हद मुमकिन तक कोशिश की है कि वो ना अब आजकल नहीं देख रहे हो राणा साहब। 2-3 चीजें यहाँ पे, आजकल वो हंगरी के वजीर खारजा से एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये वो हाई टाइम था कि जहां पर हमें हाइपर एक्टिव होना था डिप्लोमेटिकली, पूरी दुनिया तक अपना पैगाम पहुंचाना था कि जनाब दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, हम कोई एग्रेशन नहीं कर रहे, वी आर विक्टिम ऑफ टेररिज्म आवरसेल्व्स। और वो मुझे तो आज तक एक दुख है, और मैं बरमला इसको टीवी पे बैठ के कहता हूँ कि जाफर एक्सप्रेस वाला जो इंसिडेंट था, हम उसको सही तरह से दुनिया को नहीं बता सके व्हाट हैज हैपेंड विद अस। हमें उसको जिस लेवल पे लेके जाना चाहिए था, जहां जहां पर ये साढ़े तो अटल देखो काम अच्छा, कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखें पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक एफर्ट है और जो नैरेटिव है वो ट्रायम्फ किया उसने मोदी के नैरेटिव को। दुनिया में जो मोदी की जो कोशिश थी वो अपने आप को पावर समझता है, हाँ। एक इकोनॉमिक पावर, और वो मसल भी पुल करता है, इस हद तक बढ़ गया है कि कनाडा में जाके दहशतगर्दी Yes, के yes. वाकयात कनाडा, अमेरिका। और अपनी ट्रेड के ऊपर बड़ा वो भरम रखता है, लेकिन उसके बावजूद उसका मौकफ नहीं बिका। और ये गवर्नमेंट के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थे जिसकी वजह से अभी तक जो उसका एक फॉल्स प्रोपोगेंडा था जो मेरे ख्याल से दुनिया ने नहीं बायन किया, तो इस वजह से आज कोई अभी तक वो कोई एक्शन नहीं ले सका। और जो उसका लोकल प्रोपोगेंडा है वहां भी आवाजें उठ रही हैं। तो मैं समझता हूँ डिप्लोमेटिकली तो बड़ा कामयाब गया पाकिस्तान का
जो कोशिश है, और आपने कहा कि हम बड़ी इस पे एफर्ट करते, तो एफर्ट हो रही है हर लिहाज से। अभी आपने देखा कि जीसीसी की तरफ से जो मौक़िफ़ आया, उसने इस्लामोफोबिया फैलाने के ख़िलाफ़ जो है वो बात की कि आप कश्मीर में ये हो रहा है। उसने कहा कि मुशावरत से, बातचीत से इस मसाइल का जो है वो हल करें, कोई जो है वो जंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो दुनिया जो है वो रिएक्ट कर रही है। चाइना का बयान आपके सामने, अमेरिका का बयान आपके सामने, किसी ने तायद नहीं की जो इल्ज़ामात इंडिया ने लगाए। तो मैं समझता हूँ कि एक कामयाबी हुई है। थोड़ी सी मैंने तब भी देखिए वो डेफिनेटली जेडी जो साहब ने जो दी, वो एक इंडिया का चक्कर लगा के आए, लेकिन वो उस तरह की स्टेटमेंट जहां उनकी है और किसी अमेरिकन की स्टेटमेंट नहीं है, तो वो ही इज वन आउट ऑफ और वो एडमिनिस्ट्रेशन पूरी में से एक बंदे की स्टेटमेंट है। जी नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, मेरे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। वी सेड दैट एज अ नेशन, वी सेड दैट कि कहीं पर भी पानी रोका जाता है, हमारे वाटर रेगुलेशन की तरफ हिंदुस्तान जाता है, विल टेक इट एज एक्ट ऑफ वॉर। बिल्कुल। तो ये जो टुडे दे हैव प्रैक्टिकली डन इट। देखिए एक दिन के ऊपर जो है हमने तो हम इस इशू को तो हम यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जा रहे हैं और इसी बेसिस पे लेके जा रहे हैं कि जब आप पानी को एज अ वेपन इस्तेमाल करेंगे और आप 25 करोड़ जो लोग हैं उसकी फूड सिक्योरिटी और उसकी जिंदगी को जो है आप हिट करना जा रहे हैं, तो इट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर। और ये हम इस मौक़िफ़ पे भी इंडिया की कोई सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी बुनियाद ये है कि दुनिया का जो इंटरनेशनल लॉ है, जो वाटर लॉ है, वो लोअर रिपेरियंस और अपर रिपेरियंस का एक को एग्जिस्ट करने का मैकेनिज्म है। तो अगर आज कल को चाइना ऊपर से गला दबा लेगा उनका। देखिए एग्जैक्टली यही बात है कि अगर आज इंडिया, आप कहते हैं उसने पानी बंद किया है, तो कल चाइना जो है वो इंडिया का पानी बंद करेगा और कहेगा कि ये तो इंडिया कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं। तो दिस इज नॉट समथिंग, हम नहीं समझते कि इंडिया ये इसको सस्टेन करेगा, ये हम होने देंगे। इसको हम हर फोरम के ऊपर फाइट आउट करेंगे और इंशाल्लाह ताला कोई पानी नहीं रुकता पाकिस्तान। राणा साहब, एक छोटा सा ना एक बैकग्राउंड के साथ, मियां नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर थे, बीमार हो गए। हम छोड़ दें, मैं वो बहस नहीं करता कि रिपोर्ट्स ठीक थी, गलत थी, जनरल बाजवा थे, फलां था, ये था, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। बीमार हो गए, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, ही वाज अलाउड टू गो लंदन कि आप ट्रीटमेंट के लिए बरतानिया चले जाए, डॉक्टर्स सेड दैट, ठीक है जी, एक जान का मामला था, एक साबिका वज़ीर आज़म, कह लीजिए कि एक पाकिस्तानी की जान का मामला था, ही वाज अलाउड, वैसे चले गए। अब जो मौजूदा सर्कमस्टांसेस हैं उसमें 25 करोड़ पाकिस्तानी एट स्टेक हैं, नॉट अस ओनली, 125 करोड़ हिंदुस्तानी भी। वर्ज है ना वॉर का, हम दहाने पे खड़े में किसी भी टाइम अल्लाह ना करे जंग लग सकती है। सो एक से कई ज्यादा, हजारों से ज्यादा, लाखों ज्यादा कीमती जानों का मामला है। डोंट यू थिंक सो क्या दिस मोमेंट इमरान खान साहब को जेल से बुलाकर या जेल में इवन जाकर एक एपीसी जहां पर तहरीक इंसाफ, ये तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए? यू नो दैट, आई नो दैट, हमारे व्यूअर को पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब के अलावा पीएमएलएन में कोई जान नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब कहेंगे जो वही होगा पीएमएलएन के अंदर। इधर से इमरान खान साहब के बगैर तहरीक इंसाफ कोई चक्कर नहीं है, उधर से बिलावल साहब या जरदारी साहब के अलावा पीपल्स पार्टी की कोई गेम ही नहीं है कि अगर आप कहें कि जी और कोई सेकंड टीयर की लीडरशिप ने हैज सेड दैट। जब लाखों करोड़ों जाने एट स्टेक हैं, आप लोग कहते हैं कि जी वो सेनेट के अंदर एक रेजोल्यूशन पास हो गई, पीटीआई इज ऑन बोर्ड, डू यू थिंक दैट्स जस्टिफाइड समहाउ? नहीं, मेरे ख्याल से ये ऐसे नहीं है। बात यह है कि अगर इंडिया का फॉरेन ऑफिस का एक अफसर जो है वो अनाउंस करता है कि पाकिस्तान पे क्या एक्शंस लेने, तो उसका जवाब जो है वो हमारे फॉरेन ऑफिस ने दिया। और अभी अगर दार साहब जो हैं, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर वो प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर नवाज शरीफ जो हैं जब तक वो मैदान में आके कोई जो है वो लेक्चर नहीं देंगे कौम को या कोई नहीं, यही आप कह रहे हैं ना कि अगर देखें अब इकट्ठा बिठाने की जरूरत नहीं, देखें इकट्ठी है। देखें कल का जो फोरम था उसके अंदर पार्टीज आई है ना, पार्टीज जो हैं वो खुद तो नहीं चल के आ गई। पार्टीज का मौक़िफ़ जो है वो एक मुशावरत से आता है। तो अगर उस प्लेटफॉर्म में, और उसका मकसद क्या था उस प्लेटफॉर्म का, आपने एक मैसेज कन्वे करना था। किसको कन्वे करना था? दुश्मन को कन्वे करना था, और वो मैसेज हमने कन्वे किया। अब उस मैसेज के अंदर देखिए उस आखिरी बात, उस प्लेटफॉर्म के अंदर इनको भी दावत थी। इन्होंने उस प्लेटफॉर्म के अंदर आना पसंद नहीं किया क्योंकि इनका एक अलग मौक़िफ़ है। ये कहते हैं हमने साइड पे बैठ के जो है वो मैसेज इंडिया को कन्वे कर दिया। ये इनकी कॉल और फेल है। लेकिन अगर ये वहां आ जाते तो मैसेज और तगड़ा हो जाता। तो कहने का मतलब अब ये कहें कि हमने इस प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलना, हमने वहां मिलना है वरना नहीं मिलना, तो ये बहस नहीं खत्म होती। मेरा फिर सवाल वहीं पे, डोंट यू थिंक कि एक एपीसी की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जरूरत है मुल्क के अंदर? देखें बुलाई जा सकती है, लेकिन जहां हमारे पास सेनेट का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, हमारे पास पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जो प्लेटफॉर्म आ रहा है, हम ये कहें कि इस प्लेटफॉर्म में मैं नहीं आऊंगा, मैं उस बोगी में बैठूंगा जो मैं कह रहा हूं,
वरना मैं नहीं बैठूंगा। तब मियां ये नवाज वक्त नहीं शरीफ है, साहब के ये ट्रीटमेंट वक्त के लिए नहीं है। अस्पताल भी मौजूद थे। देखिए ना, मैं इसका लेकिन- एक और जवाब देता हूं। देखें बात यह है कि जब ये इक्तदार में थे और हमें ये नैब के जरिए जेलों में डालते थे, तो हमने तो तब भी चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, हमने तब भी कोविड की मीटिंग्स अटेंड की, हम तो तब भी नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी में बैठे जिसमें खान नहीं आया। तो ये चीजें जैसे देखें, कल की मीटिंग में शहबाज शरीफ नहीं आए। देखिए कल की मीटिंग में देखिए, बात पार्टीज ये आ है गई ना। कि ये कहने का body of मतलब water कहते हैं ना इसको। कहने का मतलब ये कि यानी पानी वक्त होता गदला है, कर दो। वक्त अब होता है राणा जब साहब मुल्क की के जो लिए लड़ाई गुफ्तगू है, लड़नी है तो आप अपनी शराइत नहीं रखते। बात यह है कि राणा साहब हिब्बुल वतनी का कार्ड ना खेलें हमारे साथ। मैं तो हम कह इनसे रहा हूं आपका ज्यादा कॉल और हिब्बुल फेल है, आप वतनी- नहीं मैं है, आपकी मैं मर्जी गुजारिश है। कर रहा हम हूं तो तनकीद भी नहीं मैं करते उस गुजारिश पर। करनी, आप तनकीद करने की पोजीशन में नहीं है। मैं आपको लेट बी वेरी ऑनेस्ट, आप तनकीद करने की पोजीशन में जब हो, आप कह रहे हैं कि इसहाक डार नवाज शरीफ साहब कोई अल्लाह माविद है, कौन है जी? अलमी है, मतलब एक सियासतदान है, एक पार्टी के लीडर है। आपने उनको क्या बनाया हुआ है? उनसे मोदी उनके घर पे उनकी बेटी की शादी पे आया था, वो जाती ताल्लुकात को मुल्की मफाद पे तरजीह देते हुए नजर आ रहे हैं ना बोल के, कतई तौर पे नहीं, ना बोल के नहीं, आप गलत कह रहे हैं मौक़िफ़ पेश ना, कर ये रहे हैं। आप गलत तासत दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि नवाज शरीफ जो हैं वो मोदी के कर्जदार हैं, वो नहीं बोल रहे, ठीक है। बिल्कुल, वो जो बिल्कुल, हैं वो मोदी के इतने नीचे लगे हुए हैं कि कोई गुफ्तगू नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ जो हैं वो उनके खिलाफ कोई ब्रीफिंग भी नहीं अटेंड कर रहे, ठीक है। इसहाक डार साहब कौन है? इसहाक डार साहब तो उनके समधी हैं, डिप्टी प्राइम उनकी मिनिस्टर हैं। नहीं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्या ना हो समधी है। इसहाक डार के साहब की सियासी हैसियत क्या है? सियासी हैसियत है नवाज शरीफ की, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, ठीक है। सियासी हैसियत है आज़ाद जरदारी की, ठीक है। मौलाना फजल रहमान अभी अगर उन्होंने कहा जीसीसी से स्टेटमेंट आई, उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया, कौन सी स्टेटमेंट आई है जिसमें कश्मीर का जिक्र है भाई? कौन सी स्टेटमेंट आप उसने जिक्र अपना इस्लामोफोबिया please, का जिक्र किया आप गया है। कह रहे हैं कश्मीर मैंने- में ये हुआ, कश्मीर में, प्लीज डू इस्लामो- नॉट मिसलीड द नेशन। मैंने बिल्कुल कहा है, और ये आप स्टेटमेंट निकलवा के देख लें, ऐसे तो ना कहें। जीसीसी की स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस्लामोफोबिया के ऊपर प्ले ना करें। पुतिन की अभी आज हुई है नरेंद्र मोदी से बात, ठीक है। वो तो आप मोदी बात तो सुन हर एक से कर रहा है कि भाई मैंने हमला करना है, कोई साथ नहीं दे रहा आप मुझे उसका। ये आप मैं आपको ये बात बता दूं कि आपका कोई ट्रायम्फ नहीं है। अभी जो है जंग बहुत वनरेबल सिचुएशन है, अल्लाह ना करे एनी लेकिन टाइम this- इंडिया विल अटैक पाकिस्तान। आज उन्होंने वाटर एग्रेशन शुरू कर दी है, ठीक Practically है, they've जिसके done. ऊपर आपको जवाब देना पड़ेगा। फसल खरीफ लगने वाली है, हमारी फसलों की बुआई का टाइम है। पहले कणक च मत वजी जट्टां दी उड़ा वो, मतलब उसकी भी वजह इनकी हुकूमत है। आपने पहले किसानों को आपके क्या इंटरेस्ट है इंडिया के साथ कि आप कोई बात नहीं करते? अच्छा फजल कमाल कर रहे हैं, बीइंग बात पीस नहीं लविंग करते, हम नेशन या हिंदुत्व के गवर्नमेंट तो ऊपर कोई हमने बुराई बात नहीं है की। ना। नहीं being सर, peace- रिस्पॉन्सिबल नेशन। हाँ, responsible nation. सी व्हेन इट कम्स टू इंडिया, फिर हम पीस लविंग नहीं हो सकते। व्हेन दे आर बॉर्डर के ऊपर आके ललकार रहे हैं, वो अगर हमें कह रहे हैं कि हम ऊपर आपके ऊपर अटैक करेंगे, आपका प्राइम मिनिस्टर आके उसने एक स्पीच दी है जलसे में, मोदी ने जो पहली Yes, स्पीच yes, दी yes. थी उसके पहलगाम के बाद। उसने पहलगाम के बाद उसने कहा था कि हमें आपका वज़ीर आज़म आके क्यों नहीं कहता कि हमने न्यूज जो है वो हो नहीं सकते, नहीं है, होंगे। जिस तरह से 2019 में इमरान खान ने कहा कि अगर आप एग्रेशन करेंगे तो हम रिटेलिएट कर नहीं सकते, हम करेंगे। सो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। आपने नहीं एज अ नेशन तो मैसेज स्ट्रांग हमने दिया है। नहीं, एज ए नेशन दिया। इमरान खान ने जेल के अंदर से बैठ के इनसे सबसे तगड़ी स्टेटमेंट इमरान खान के अंदर से आई है। इतने थैंकलेस लोग हैं कि इनको ये भी नहीं पता कि जिस शख्स को आपने इनकार्सरेशन में, उसकी फैमिली को, उसकी लीडर, उसकी पार्टी को, उसकी जब पाकिस्तान का मामला आया वो खड़ा हो गया पाकिस्तान के साथ, हिंदुस्तान के अगेंस्ट। That's how it should be. That's how it should be. नहीं, इट शुड बी, बट इज दिस जो ये कर रहे हैं वो भी इस तरह से होना चाहिए। मतलब कोई सियासी अखलाकियात। इवेंचुअली कल फिर मैं जानते दसो कल जा रहे हो कि नहीं? जी कल जा रहे हो कि नहीं? कल मैं देखूंगा जी, जाना ही। थैंक यू फैसला, बहुत शुक्रिया राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अब हमें ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर हसाम सिद्दीकी साहब ने, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं, और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड टीपू सुल्तान साहब। मौजूदा सर्कमस्टांसिस के अंदर पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, हाउ डू यू सी दैट? अच्छा देखिए, सबसे पहले बात यह है कि पाकिस्तान ने बहुत बेहतरीन तरह से सिफारतकारी का मुजाहरा किया है। ना सिर्फ हमारी जो फॉरेन ऑफिस की लीडरशिप है, हमारी गवर्नमेंट है, बल्कि हमारे जो स्ट्रेटजिक उमूर के लोग हैं, हमारे दिफाई उमूर के लोग हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से एक बहुत बेहतरीन लीडरशिप का मुजाहरा किया। अभी थोड़ी देर पहले न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल आया है जिसमें उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का उन्होंने उनको मर्द आहिन करार दिया है। तो ना सिर्फ हमारी लीडरशिप ने, हमारी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, हमारे फॉरेन ऑफिस के जो वज़ीर ख़ारजा हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने रिपीटेडली इंडिया को कहा है कि अगर आपने इब्तिदा की
अगर आपने जंग की इब्तिदा की तो फिर उसके बाद फिर ये चीज़ कहाँ पे जाएगी, ये न्यूक्लियर की तरफ जाएगी या ये कहाँ जाएगी, ये फिर हमारे ऊपर होगा। तो बेहतरीन सिफारतकारी की वजह से ही अभी तक जंग नहीं हुई है, ये एक बात को मद्देनज़र रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इंडिया ने अपना जो एक स्ट्रेटेजिक एज था पाकिस्तान पे अटैक करने का, वो खो दिया है इतना टाइम गुजारने के बाद। आपको ये मालूम ही है कि इस वक्त इंडिया हमेशा जो पास्ट है वो तो इंडिया 10 से 15 दिन लेके अटैक करता रहा है, बिल्कुल करता रहा है, लेकिन इस वक्त इंडिया में एक डायलॉग चल रहा है, इंटरनेशनल एक डायलॉग चल रहा है जहां पे इस वक्त एक लीडरशिप उनकी इंटरनेशनल वहां पे मौजूद है। दूसरा मेन इंपॉर्टेंटली इस वक्त इंडिया में आईपीएल चल रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग चल रही है, जहां पे उस वक्त उनका पूरा एक इंटरनेशनल खिलाड़ी बहुत ज्यादा वहां पे मौजूद है। तो इंडिया इस वक्त अपना स्ट्रेटेजिक एज जो है वो लूज कर चुका हुआ है अटैक करने की तरफ, और पाकिस्तान ने जिस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज कर लिया, पाकिस्तान दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक बिलखसूस अमेरिका को आप देख लीजिए, अमेरिका ने भी इस बार ये नहीं कहा, अमेरिका ने भी इस बार पाकिस्तान को अटैक नहीं किया, बल्कि अमेरिका ने भी इस बार इंडिया और पाकिस्तान को दोनों को सफारती महाज की तरफ रुजू करने का कहा है, सफारती महाज से अपने मसाइल हल करने का कहा है, बनिस्बत इसके बजाय इसके कि वो कशीदगी को जो है वो बढ़ावा दे। तो जहां पे पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज कर लिया, अब इंडिया के लिए ये बहुत मुश्किल हो गया है कि वो अटैक करे। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रिट साहब, आज हमने देखा बगलिहार से आने वाला पानी डैम से वो तो हिंदुस्तान की जानिब से रोक लिया गया, एंड वी हैव सेड दैट कि अगर पानी रोका जाता है किसी भी तरह से तो इट विल बी टेकन एज एक्ट ऑफ वॉर। व्हाट नेक्स्ट सर? देखिए, पाकिस्तान ने ऑलरेडी अपने इकदाम को लिए, उनकी एयर स्पेस बंद की है और तजारत उनकी बंद की है। शिमला मुआहिदा जो है उसको उन्होंने अबरगेट किया है, हेल्ड इन अबेंस किया है। पाकिस्तान ने भी जो इकदाम लिए हैं वो है, इसमें कोई शक नहीं है। और एक हिजान तो दुनिया के अंदर है जिसकी वजह से जो है हिंदुस्तान को नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान तो देखिए, जब जंग होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, दोनों तरफ नुकसान होता है। ये हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे कि सिर्फ हमें ही फायदा है, हिंदुस्तान को नुकसान, दोनों तरफ नुकसान है। जी ऐसे ही है। मेरे ख्याल में इस सूरत हाल के अंदर मिलिटरीली और पॉलिटिकली हिंदुस्तान को ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जब वो अपने ड्राइंग बोर्ड पे बैठते हैं, ऑपरेशन रूम में बैठते हैं, अपनी जो ऑप्शन हैं वो वे करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ वो हवा में क्या कर सकते हैं, ग्राउंड पे क्या कर सकते हैं, पानी के ऊपर क्या कर सकते हैं, उनको ये मालूम पड़ता है कि वो कुछ नहीं कर सकते। देखिए, अभी राफेल जो जहाज उन्होंने लिया, उसका जो मैन्युफैक्चरर है वो रो रहा है कि कहीं पाकिस्तान ने आपका जहाज गिरा लिया, जो कि लाइकली कि वो आपको गिरा लेंगे, आपके सिस्टम इंटीग्रेटेड नहीं है, आपके सिचुएशनल अवेयरनेस नहीं है, आप जैम हो जाते हैं, तो हमारा तो जो है मर्केंटाइल कूड़ा हो जाएगा, हमारी फैक्ट्री बैठ जाएगी, हमारी रेपुटेशन बैठ जाएगी। तो वेपन सिस्टम उनके पास है, सारा कुछ उनके पास है, लेकिन वो उनमें वो कोऑर्डिनेशन, तो जब आप एयर ऑपरेशन करते हैं, तो इट इज नॉट पुटिंग अ मैन इन द कॉकपिट ओनली, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट वी वांट। फेयर इनफ। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को पल की खबर है कि वो क्या कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये पता है कौन सा वेपन सिस्टम कहाँ निकाले, बेशक वो 200, 300, 400, 500 मील डीप हो इनसाइड। वी कैन हैव अ लुक एट एंटायर इंडियन कंट्री के वो क्या कर रहे हैं, नॉर्थ में क्या कर रहे हैं, वेस्ट में क्या कर रहे हैं, हमें खबर है बिल्कुल। और इसीलिए पाकिस्तान के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने ये कहा है कि अभी तक जंग का खतरा जो है वो टला नहीं। जी ऐसे ही है डॉक्टर साहब, ये एक बात तय है। ब्रिगेड साहब की और मेरे ख्याल में अब जो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो रहा है, जो ईरान का वजीर खारजा इधर आ रहा है, जो मलेशिया ने कहा है, जो टर्की ने कहा है, जो चाइना ने कहा है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। और हिंदुस्तान ने ये जो बढ़त मारी थी कि आप पाकिस्तान को आइसोलेट करने जा रहे हैं बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर, वो फेल हो गया उसमें। और इस पहलगाम के वाक़े के बाद तो बिल्कुल ही जो है वो आइसोलेट हो गया। ठीक है, बेटा साहब मेरे साथ ही रहिए, बेटा साहब मेरे साथ ही रहिएगा, मेरे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कि आज जो पानी वाला मामला जहाँ से स्टार्ट हुआ सारा कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इनिशियल स्टेप्स जो हिंदुस्तान की जानिब से लिए गए, इंडस वाटर ट्रीटी एंड एवरीथिंग, दे हैव डन इट, प्रैक्टिकली डन इट। आई डोंट नो कि वो वाटर एक्सपर्ट ही बेहतर उस पर बता सकेंगे, हम उस पर भी इन डेज टू कम ऑब्वियसली अपने आवाम को अपडेट करते रहेंगे कि कितनी देर तक पानी वो स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज है ना, ऑब्वियस डैम्स है तो दे हैव टू लेट गो वाटर। अब पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? अच्छा, इस पे पाकिस्तान को एक कॉम्प्रहेंसिव रिस्पांस की जरूरत है। इट हैज़ टू बी पॉलिटिकल,
इट हैज टू बी डिप्लोमेटिक एंड इट हैज टू बी लीगल एज वेल। जो कंसर्न मिलिट्री इस वक्त देखें, हमने पहले बताया है कि हम इनिशिएट नहीं करेंगे और हमें इस अपनी इक्वेशन पे कायम रहना चाहिए कि हम इनिशिएट नहीं करेंगे, बट अगर इंडिया ने इनिशिएट किया देन इट वुड बी एन एक्ट ऑफ वॉर, देन इट वुड बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर एंड देन मे बी आवर लीडरशिप कंसिडर्स कि हम उसको इनिशिएट करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन जहां पे हमें इस वक्त पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और लीगली केस को रखने की जरूरत है उसमें यह है कि हमारे जो कंसर्न इदारे हैं उन्होंने इस वक्त आज ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को अपनी रिपोर्ट दी है कि हम इस पे क्या किया जा सकता है। उन्होंने वाटर एक्शंस पे जो हमारे पास लीगल ऑप्शंस मौजूद हैं उसमें सबसे पहले हमें अपनी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को कॉन्टिन्यूसली अप्राइज रखने की ज़रूरत है। हमें अपनी जो हमने हमारे वज़ीर जो सेक्रेटरी खारजा हैं उन्होंने पिछले दिनों भी जो है वो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को पूरी सिचुएशन बताई। हमें इस चीज़ को रिपीटेडली करने की ज़रूरत है, मे बी ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक, ताकि व्हाट आर द फोरम्स अवेलेबल फोरम्स हमारे पास? क्या हमारे पास यूएनएससी है, हमें यूएनएससी के इजलास में जो है ये चीज़ रखने की ज़रूरत है और इस चीज़ पे इंडिया को प्रेशराइज करने की ज़रूरत है। जब तक इस चीज़ पे इंडिया को प्रेशराइज नहीं किया जाएगा तो तब तक पाकिस्तान मे बी ऑन द बैक फुट। सेकेंडली हमें आईसीजे में एक लीगली अपना केस डिफेंड करने की जरूरत है। जब तक हम आईसीजे नहीं जाएंगे, जब तक हम इंडिया को इस चीज पे लीगली इंडिया को इस चीज पे कटहरे पे खड़ा नहीं करेंगे। Just said that Pakistan has done wonders. Pakistan is right on track. Why haven't we done all that so far? अब देखिए अभी तक नहीं किया, बट अब Since we are on track, तो on track तो हम तब होंगे ना कि we are doing what is needed. You just said that कि ICJ जाएं, बिल्कुल उन फोरम से। अच्छा देखिए, हमारा जो वाटर बोर्ड का इजलास है, जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो इजलास होना था वो 2022 से नहीं हो रहा। दोनों मुल्कों के दरमियान 2022 से नहीं हो रहा। तो ये पाकिस्तान की शायद एक कमजोरी थी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम्स पे नहीं गया अभी तक, बट इस वक्त तो वक्त की जरूरत भी है और पाकिस्तान का जिस तरह वाटर सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू है, पाकिस्तान को ना सिर्फ यूएनएससी को बल्कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भी फौरन जाने की जरूरत है। इंडिया को वहां पे कटहरे में खड़ा करने की जरूरत है कि अगर पाकिस्तान की यहां पे पानी बंद हो जाता है या यहां पे पानी के मसाइल पैदा हो जाते हैं, वाटर स्केर्सिटी ऑलरेडी है और वाटर की तरफ से वजह से हम ऑलरेडी एक ज़राई मुल्क है और बहुत से मसाइल हो सकते हैं। तो वो एक अलग बात है कि गंदम हमारे खरीदी जाती है कि नहीं खरीदी जाती, वो एक अलग से बात है कि हमारे सूबे गंदम भी खरीदते हैं कि नहीं, जिम्मेदार जितने भी उगाते हैं, बट एंड ऑफ द डे हमारी इकोनॉमी की बैकबोन तो ज़राअत ही है। एग्जैक्टली और हमारा मेन चंक भी पानी का ज़राअत में इस्तेमाल होता है पाकिस्तान। तो इंडिया को जब तक आप पॉलिटिकली, आप डिप्लोमेटिकली और आप लीगली जब तक आप कटहरे में खड़ा नहीं करेंगे, जब तक आप उसको प्रेशराइज नहीं करेंगे, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स। तो इंडिया को इस वक्त आईसीजे में ले जाकर और लेट्स बी लिटिल फ्रैंक हियर। डॉक्टर साहब, डू यू थिंक कि इस सारी कॉन्फ्लिक्ट का सोल्यूशन डिप्लोमेटिकली निकल सकता है? जिस लेवल की एग्रेशन या जिस लेवल की एस्केलेशन हिंदुस्तान हैज डन सो फार, डू यू थिंक कि वो कोई भी स्ट्राइक किए बगैर या कोई पंगा लिए बगैर, कोई झड़प लिए बगैर दे कैन स्टॉप? So it has to be a comprehensive solution. It has to be political. It has to be military, maybe military. It has to be diplomatic. It has to be legal, and it has to be economic, maybe. ठीक है? तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हम सिर्फ पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक असर्शंस के जरिए जो है वो इंडिया को प्रेशराइज कर लेंगे और इंडिया को जो है वो शायद आर्टिकल 370 रिवोक करने पे भी मजबूर कर दें, या हम उन्हें पानी का ये जो पानी पे उन्होंने एग्रेशन करने की कोशिश की है वो शुरू कर दिया उन्होंने, उस पर हम उन्हें रोक दें। तो ये एक साइड से नहीं होगा, एक फ्रंट से नहीं होगा और शायद हमारी लीडरशिप को ये बात रियलाइज हो चुकी है। इसी वजह से हम अपने मिलिट्री फ्रंट पे भी एग्रेसिवनेस शो कर रहे हैं, इसी वजह से हम अपने पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी एग्रेसिवनेस शो कर रहे हैं। आपको मालूम ही होगा कि आज हमने एक और मिसाइल का भी तजुर्बा किया, तो पिछले 10 दिनों में, बल्कि 4 दिनों में अगर हम 2 मिसाइल्स का तजुर्बा कर चुके हैं तो बेशक बैलेंस ऑफ पावर तो रीजन में डिस्टर्ब हो गया है। इंडिया ने बैलेंस ऑफ पावर रीजन में बहुत खतरनाक हद तक डिस्टर्ब कर दिया और इस सिचुएशन के बाद, इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, ये कॉन्फ्लिक्ट जिस एंड पे भी बैठता है और ये सिचुएशन जिस तरह भी पैसिफाई होती है, एक नई आर्म्स रेस रीजन में शुरू हो जाएगी और ये बहुत खतरनाक हद तक जो है ये रीजन की स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा एक खतरा है। बेट साहब, डू यू सेकंड डॉक्टर साहब से आप मुत्तफिक हैं कि एक नई आर्म्स की रेस खित्ते में स्टार्ट कर दी हिंदुस्तान ने? देखिए, बात यह है कि बैलेंस ऑफ पावर की जो कॉन्नोटेशन है ना और इंस्टेबिलिटी की जो कॉन्नोटेशन है बहुत मुख्तलिफ है। बैलेंस ऑफ पावर ना होता तो अभी तक हिंदुस्तान अपने चार दौड़ा होता। ये एक बैलेंस ऑफ पावर एग्जिस्ट करता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वो स्ट्रेटेजिक बैलेंस ऑफ पावर है, दैट इज इन प्लेस, इसीलिए जंग नहीं हो रही। जंग, स्कर्मिश और लिटिल एयर बैटल में, थोड़ी सी पानी में गोलाबारी में फर्क है। तो ये बैलेंस ऑफ पावर जो है ये मौजूद है।
और पाकिस्तान ने इस बैलेंस ऑफ पावर को कभी भी डिस्टर्ब नहीं होने दिया, चाहे वो मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो न्यूक्लियर हो, चाहे वो बियॉन्ड विजुअल कैपेबिलिटी हो एयर टू एयर की, या हाइपरसोनिक मिसाइल्स हो, या मीडियम रेंज, शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हो। बैलेंस ऑफ पावर कायम रखा हुआ है पाकिस्तान ने, और ये बहुत ही ज्यादा कमेंडेबल बात है, ऑफ कोर्स, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी जो है हमसे मैनीफोल्ड बहुत ज्यादा है, फिर भी पाकिस्तान हैज बीन एबल टू कीप दैट बैलेंस ऑफ पावर, जिसकी वजह से जो है वो जंग 3-4 दफा जो है वो अवॉइड हो चुकी है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, वो ये है कि दुनिया के अंदर रूल ऑफ लॉ जो है खत्म हो गया। इंटरनेशनल ट्रीटीज, यूएनओ, जो ग्लोबल वार्मिंग है, इन सारी ट्रीटीज से बड़ी बड़ी पावर्स जो है दे वॉकड आउट। United Nations has not been able to stop the belligerence of Americans to bomb Muslim countries and mosques. और ये कई मुल्क तबाह किए हैं, और यूएनओ की बात किसी ने नहीं मानी है, ना यूएनओ जो इफेक्टिव है। तो इंडिया पाकिस्तान के मामले में तो यूएनओ बिल्कुल ही इफेक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने जो करारदाद थी प्लेबिसाइट की वो मानी नहीं है जी। तो अब हम अगर ये सोच लें कि हम इनको कटहरे में जाके ले जाएंगे और इनको ये करेंगे वो करेंगे, वो मान जाएंगे, ये एक मेरे ख्याल में कोई इतनी फायदेमंद सोच नहीं है ना इसका। सर, व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड फ्रॉम योर डिस्कशन, बेट साहब, जो मुझे आपकी गुफ्तगू समझ आ सकती है, इलाज मैं आपको बताता हूँ कि क्या है जी। इसका इलाज ये है कि आप जब जिस तरीके से हिंदुस्तान के सामने खड़े हुए हैं, वो खड़े रहे, जितने आप खड़े होंगे उतनी ज्यादा बेइज्जती होगी, और उतनी बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं ये उन्होंने अपने लोगों को कुछ और बताया हुआ है, कर वो कुछ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश से अक्साई चिन्ह से अगर आप ज्योग्राफी के वाकिफ हैं, तो देयर आर इन्यूमरेबल रिवर्स कमिंग फ्रॉम चाइना इनटू इंडिया। यस यस यस। ऑफिशियल तो मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन ब्रह्मपुत्र के हवाले से और पानी का जो फ्लो है इनटू इंडिया फ्रॉम अक्साई चिन्ह एंड तिब्बत एंड ऑल दैट इनटू हिमाचल प्रदेश, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। तो इंडिया को जो है ना, इंडिया कैन बी गिवन अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। तो ये एक लॉन्ग टर्म अफेयर है। अगर इसमें आप चाहें कि हम उसको कटहरे में खड़े कर देंगे और 5 मिनट में ये मसला हल हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं होने वाली। आई थिंक हमारा गार्ड जो है वो रहना चाहिए, का भी, डिप्लोमेसी का भी, लीडरशिप का भी, एंड आई थिंक ये अब कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा लंबा चलेगा और इसको हम सगैसिटी से, मैच्योरिटी से ही हल कर सकते हैं। बेट साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बेट साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज का शो आपने देखा, इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि इस खित्ते का पीस आपके मेरे तमाम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भी सिर्फ यहाँ पर हिंदुस्तान या पाकिस्तान नहीं रहता, और भी ममालिक हैं और भी बॉर्डर्स हैं हमारे साथ, और यही एग्रेशन, यही एस्केलेशन जो बढ़ती गई जा रही है हिंदुस्तान की जानिब से, इवेंचुअली ये बाकी ममालिक को भी पुश करेगी कि हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े हो जाइए। आई थिंक दिस इज द पॉइंट जहां पर हिंदुस्तानियों को सोचना चाहिए। मोदी की तो ट्रैक रिकॉर्ड है कि वाहिद, मैं बार बार कहता हूं कि वाहिद सियासतदान दुनिया का कि जो एक मुल्क का वजीर आजम तो है, लेकिन अमेरिका जैसी पावर उसको टेररिस्ट डिक्लेयर करके बैन कर चुकी है, अपने मुल्क में एंट्री डिनाई कर चुकी हुई है। इसी के टेन्योर के अंदर कनाडा के अंदर क्या हुआ, सिखों के साथ क्या हुआ, वहां पर घुसकर इनकी एजेंसीज ने कत्लेआम करने की कोशिश की, कत्ल किए, टारगेटेड किलिंग की, और उसके बाद फिर डिप्लोमेटिक रिलेशंस किस हद तक इनके खराब हुए। बरतानिया में क्या किया, अमेरिका में क्या किया। सो एक प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क का जो डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है, उससे एक्सपेक्ट तो क्या किया जा सकता है। लेकिन ऑब्वियसली कुछ पढ़े लिखे, कुछ पीस लविंग या कुछ वक्त को समझने वाले लोग जो हैं ऑब्वियसली हिंदुस्तान के अंदर भी मौजूद हैं, एंड हाई टाइम दे शुड टेक अ स्टैंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।